जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि पहले हमारे 2 क्लासेस आ चुके हैं। यूनिट फर्स्ट के पहले पार्ट में हम लोगों ने 30 प्रश्नों का सॉल्यूशन देखा था। दूसरे क्लास में हम लोगों ने 11 प्रश्नों का सॉल्यूशन देखा था और साथ ही उनसे जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उन सारे फैक्ट्स को समझ लिया था। तो आज के इस क्लास में उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और चलिए शुरू करेंगे क्लास को। और सबसे पहला सवाल यहाँ पे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पाठ्यक्रम शब्द का क्या अर्थ है? एक शैक्षणिक संस्था के द्वारा अध्ययन के विषय की पेशकश, शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभवों का आयोजन करना, विभिन्न विषयों में निर्धारित पाठ्यक्रम, व्यवहारिक पाठ्यक्रम और परियोजना या शोध प्रबंध। और चौथा है कि शिक्षा के स्तर को अर्हता प्राप्त करने के लिए सिद्धांत और व्यवहारिक पाठ्यक्रम पूरा करना। इन 4 कथनों में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम का अर्थ यहाँ पे स्पष्ट कर पा रहा है? आप लोगों को पता होना चाहिए कि पाठ्यक्रम क्या होता है। तो पाठ्यक्रम को आप लोगों ने सिलेबस के रूप में देखा है, सिलेबस के रूप में जानते हैं और ये करिकुलम का छोटा रूप होता है। तो यहाँ पे कौन सा कथन पाठ्यक्रम शब्द के अर्थ को स्पष्ट कर रहा है? तो दूसरा जो कथन है वो स्पष्ट कर रहा है कि शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं कि क्या क्या किस क्लास के अंदर जो बच्चों का अधिगम स्तर है वो कहाँ तक पहुँचाना है, उसके अनुसार से पाठ्यक्रम तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा, शैक्षणिक संस्थान के अंतर्गत विद्यालय आते हैं, तो निर्धारित जो लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभवों का आयोजन करना ही पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ यहाँ पर स्पष्ट होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं और पूरी शिक्षा व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं। ऊपर से लेकर के नीचे की ओर हम लोग घटते क्रम में चीज़ों को समझेंगे। और सबसे पहली चीज़ जो सबसे मुख्य चीज़ होती है शिक्षा व्यवस्था की वो है शिक्षा नीति, है ना। सबसे 1 नंबर में सबसे ऊपर का जो लेवल होता है वो लेवल होता है शिक्षा नीति का। और जैसा कि हम सभी को मालूम है कि इसके पहले कई शिक्षा नीति आई हुई 1968 में, 1986 में और अब 2020 में। तो आप लोगों को पता है कि वर्तमान जो शिक्षा पद्धति है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुरूप चल रही है। अब जो है साल भर के अंदर ही व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा क्योंकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया गया और इसके ऊपर काम चल रहा है। एनसीएफ 2022 या 2023 लॉन्च हो जाएगा जैसे ही, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। तो चीज़ें कैसे बदलती हैं, किस अनुसार से बदलती हैं उसको समझेंगे। तो शिक्षा नीति सबसे शीर्ष स्तर पे होता है, उसके बाद इसके नीचे आता है एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। यानी कि पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करनी है, किस प्रकार से पाठ्यचर्या को तैयार किया जाएगा। तो इसके बाद आता है जो SCERT हैं, है ना। एनसीएफ के मुख्य भूमिका में NCERT होते हैं, NCERT और इसके नीचे SCERT स्टेट लेवल पर जितने भी राज्य हैं वो अपना अपना पाठ्यक्रम अलग तैयार करते हैं। तो इस प्रकार से चीज़ें घटते हुए नीचे की ओर आती हैं और SCERT जो पाठ्यक्रम तैयार करती है वो स्कूल में लागू की जाती है। ठीक है, तो स्कूल सबसे निचले पायदान पे आता है। जो पाठ्यक्रम राष्ट्र के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं उसमें राज्य अपने अनुसार कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं, अपने भौगोलिक एवं राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं। इसके बाद वह पाठ्यक्रम लॉन्च किया जाता है विद्यालय के अंदर और फिर विद्यालय में उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है और जो अधिगम स्तर, जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं शिक्षा को लेकर के, उसकी पूर्ति के दिशा में आगे कदम बढ़ाए जाते हैं। तो इस प्रकार से चीज़ें चलती हैं शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। आप लोगों को उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है, निम्न में से कक्षा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है? कक्षा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य बताना है। क्लास टीचिंग का सबसे इम्पोर्टेंट जो एम है वो क्या है? जानकारी देना, सिंपली टू गिव नॉलेज। जिज्ञासु मन को विकसित करना, टू डेवलप ए कॉन्शस माइंड, है ना। जिज्ञासु मन को विकसित करना। तीसरा है कि छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी। इसके बाद है छात्रों को परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने में सहायता करना, टू हेल्प स्टूडेंट्स टू गेट सक्सेस इन एग्जामिनेशंस। तो इन 4 में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है? ठीक है, ये सभी उद्देश्य अच्छे हैं। हम अपने अपने शिक्षण के दौरान
इन सभी उद्देश्यों को लेकर के ही चलते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ढूंढना है। ठीक है, आप देखेंगे कि जानकारी देना तो उद्देश्य है ही, हम लोग जब पढ़ाते हैं तो वो एक तरह से जानकारी ही दे रहे हैं। जिज्ञासु मन को भी विकसित करना, ये भी एक उद्देश्य है। छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना, ये भी एक उद्देश्य है। छात्रों को परीक्षाओं में उत्तीर्ण करने में सहायता करना, ये भी एक उद्देश्य है। लेकिन इनमें से सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है, इसके ऊपर आप लोगों को आंसर करना है। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य जिसमें बच्चा जो है वो केंद्रीय भूमिका में होना चाहिए। जब सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य या सर्वाधिक सटीक उत्तर कौन सा है, इस तरह के सवाल जब आते हैं, तो अगर ऑप्शन में बच्चा केंद्र में अगर हो, जिस ऑप्शन में, हमें उसी के साथ चलना है। और यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है, जिज्ञासु मन को विकसित करना, यानी कि जो बच्चा आया हुआ है हमारे पास, उसके मन को जिज्ञासु बनाना और उसके मानसिक विकास की प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करना, ये सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। निम्न में से कौन सी एक अच्छे शिक्षक की सबसे अधिक महत्वपूर्ण गुणवत्ता है? समय पालन और सत्यवादिता, सामग्री में श्रेष्ठता प्राप्त करना, सामग्री में श्रेष्ठता और प्रतिक्रियाशील होना, सामग्री में श्रेष्ठता और सामाजिक वृत्ति का होना। इन चार में से कौन सा सही ऑप्शन है? तो सबसे जो अधिक महत्वपूर्ण गुणवत्ता एक अच्छे शिक्षक की होनी चाहिए वो है सामग्री में श्रेष्ठता और सामाजिक वृत्ति का होना। अब आप कहेंगे कि सर, समय पालन और सत्यवादिता भी तो ज़रूरी है। अगर शिक्षक समय पालन नहीं करेगा, सत्य नहीं बोलेगा, तो फिर वो अच्छा शिक्षक कैसे बन पाएगा? तो देखिए, यहाँ जो ऑप्शन दिया है, सामग्री में श्रेष्ठता और सामाजिक वृत्ति का होना, तो सामाजिक वृत्ति में ये सारी चीज़ें समाहित हैं। हम सामाजिक मूल्यों को लेकर के ही सामाजिक वृत्ति को ला सकते हैं। उसमें समय पालन, सत्यवादिता, कर्मनिष्ठता, सब कुछ आ जाता है ना। आप इन सारी चीज़ों को लेकर के ही एक सामाजिक प्राणी बनते हैं, समाज में अच्छा कुछ कर सकते हैं। तो ये चौथा ऑप्शन यहाँ पे सबसे सटीक, सबसे उपयुक्त है। सामग्री में श्रेष्ठता का मतलब हो गया कि जिस विषय को आप पढ़ाने जा रहे हैं उसमें आपकी एक्सपर्टीज हो, उसमें आपका नॉलेज हो, ताकि जब आप पढ़ा रहे हो तो चीज़ों को अच्छी तरह से समझा सके, बच्चों के मन को एब्जॉर्ब कर सकें। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। मूल पाठचर्या में क्या होता है? जो मूल पाठचर्या यानी कि जो ओरिजिनल करिकुलम होता है, उसमें क्या होता है? ऐसी विषय वस्तु जिसे बच्चे स्कूल में अनिवार्यतः सीखें, विद्यालय अधिकारियों द्वारा नियत विषय, विद्यालय के कार्यक्रम में सकल अनुभव, अध्यापकों द्वारा तैयार की गई इकाइयाँ एवं पाठ योजना। तो मूल पाठचर्या में क्या होता है? तो इसमें पहला ऑप्शन सही है कि ऐसी विषय वस्तु जिसे बच्चे स्कूल में अनिवार्यता सीखें, है ना। पाठचर्या का जब निर्माण किया जाता है तो उसमें लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एनसीएफ 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसके अंतर्गत अलग अलग विषयों के अलग अलग उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु विद्यालय के स्तर पे जो भी काम होते हैं वो कराए जाते हैं। तो ऐसी विषय वस्तु जिसे बच्चे स्कूल में अनिवार्यता सीखें, वो पाठचर्या का भी एक निर्धारित लक्ष्य होता है। अगला सवाल देखेंगे कि निम्न में से किस विश्वविद्यालय ने 1961 ईस्वी में सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? यहाँ पे बात आ गई सूक्ष्म शिक्षण की, और आप लोगों को पता होगा कि सूक्ष्म शिक्षण को अंग्रेजी में माइक्रो टीचिंग कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग की अवधारणा, अब इसी सवाल में 2-3 सवाल छुपे हुए हैं। एक सवाल तो ये बन सकता है कि सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा कब आई? तो 1961 ईस्वी में आई, है ना। तो देखिए, सवाल को ध्यान से देखना है और कोशिश करना है कि जो भी तथ्य दिए हुए हैं उसको नोट करते चलें, ताकि एक ही प्रश्न से अलग अलग प्रश्न तैयार किए जा सकते हैं। अब बीपीएससी में किसी प्रकार से भी प्रश्न दिया जा सकता है, लेकिन जो तथ्य होंगे वो सटीक होंगे और यहाँ पे जो तथ्य दिए हुए हैं उसी को घुमा फिरा करके प्रश्न बनाए जा सकते हैं, है ना। तो इसलिए मैंने सारे तथ्यों को यहाँ पे नोट कर दिया है ताकि आप लोगों की सुविधा हो सके, आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ सकें। तो यहाँ पे बताना है कि किस विश्वविद्यालय ने 1961 ईस्वी में सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। तो इसका सही से ऑप्शन है पहला,
स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा को प्रतिपादित किसने किया था। यहाँ पे एक प्रश्न छुपा हुआ है, किसने किया था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका आंसर होगा डी एलन। ठीक है, चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो इसका उत्तर है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। और 1961 ईस्वी में डी एलन नाम के एक शिक्षाविद हुए, मनोवैज्ञानिक हुए, जिन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, बहुत ज़्यादा वर्क किया। और इन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका के अंतर्गत ये है, वहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। अब चलिए समझ लेते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण है क्या, माइक्रो टीचिंग है क्या। क्योंकि केवल नाम सुनना, इसके बारे में फैक्ट्स जानना ये पर्याप्त नहीं है, चीज़ों को बेहतर तरीके से समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं माइक्रो टीचिंग क्या है। अब जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, हम क्लास के अंदर गए और बच्चों को हमने सबसे पहले एक सवाल दे दिया जोड़ का। ठीक है, दूसरे कक्षा में गए और दूसरी कक्षा के बच्चों को बकाया के जोड़ वाला सवाल दे दिया। अब हम लोगों ने देखा, कॉपी चेक किया बच्चों का, तो उसमें से कुछ बच्चे ऐसे आए जिनको जोड़ना तो आता है लेकिन बकाया का जोड़ करने में वे सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेकर के चलूँगा। एक सिंपल सा सवाल दिया गया था 87 जोड़ 79। यहाँ पे बच्चे ने जोड़ इस प्रकार से किया 9 7 16 8 7 15। अब बच्चे ने ये सवाल सॉल्व करके दिया आपको। अब आपको ये समझना है कि बच्चे ने प्रक्रिया की है और उसने जोड़ा भी है, लेकिन उसका जोड़ गलत है। अब उसने गलती कहाँ की है, तो अब इस गलती को सुधारने के लिए आपको माइक्रो टीचिंग को फॉलो करना होगा। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं। सबसे पहले हम लेसन प्लान तैयार करते हैं और उस लेसन प्लान को कक्षा में जा कर के पढ़ाते हैं, टीच करते हैं। और टीचिंग करने के बाद हम फीडबैक लेते हैं, यानी कि बच्चों का कॉपी जब हम जांच करेंगे तो फीडबैक हम ले रहे हैं। वहाँ पे बच्चों से फीडबैक मिलेगा कि बच्चों में वो जो कॉग्निटिव लेवल का डेवलपमेंट होना चाहिए वो हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इसके बाद हम रीप्लानिंग करते हैं, यानी कि अब उसमें फिर से सुधार कैसे की जाए। अब हम फिर से एक बार 87 और 79 के जोड़ को समझाने के लिए प्लानिंग करेंगे कि किस प्रकार से हम बकाया के जोड़ को बच्चों को समझाएं। तो और इसके बाद फिर से रीटीच करेंगे, फिर से पढ़ाएंगे, यानी कि हम इस अवधारणा को बेहतर तरीके से वह फिर से पढ़ाएंगे, बच्चों को समझाएंगे, बकाया के जोड़ के नियम को समझाएंगे। अब इसके बाद फिर से फीडबैक लिया जाएगा। ठीक है, रीफीडबैक, यानी कि फीडबैक को फिर से लिया जाएगा, फिर से कॉपी चेक की जाएगी और अब देखेंगे कि बच्चे के अंदर वो सुधार हुआ है या नहीं है। और अगर नहीं हुआ है तो हमें एक बार फिर से प्लान करना होगा। और ये लेवल तब तक घूमता रहेगा, ये साइकिल जो है तब तक चलता रहेगा जब तक बच्चों का कॉग्निटिव लेवल हमारे डिजायरेबल एम को अचीव नहीं कर लेता है। तो इस प्रकार से माइक्रो टीचिंग की अवधारणा होती है, काम करती है और हम सभी शिक्षक इसको फॉलो करते हैं, है ना। अपने अपने बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो इस लेवल को हर कोई फॉलो करता ही है। जब तक हम डिजायरेबल कॉग्निटिव लेवल को बच्चों को प्राप्त नहीं करा देते हैं तब तक हम उस चीज़ को दोहराते हैं। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ की समझ आ गई। अब आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी विधि अभ्यास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अभ्यास, प्रैक्टिस के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है। आगमनात्मक विधि, इंडक्टिव मेथड, निगमनात्मक विधि, डिडक्टिव मेथड, ड्रिल विधि, ड्रिल मेथड, विचार विमर्श विधि यानी डिस्कशन मेथड। तो इन चार में से कौन से मेथड में अभ्यास सबसे ज़्यादा होगा। अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा होगा। तो प्रैक्टिस के लिए सबसे जो उपयुक्त विधि है वो है ड्रिल विधि, जिसके अंतर्गत एक ही सवाल को या एक ही प्रकार के कई सवाल को बार बार सॉल्व कराया जाता है, तो इसको ड्रिल विधि कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है। अधिगम यानी लर्निंग, लर्निंग का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है आपको ये बताना है। ज्ञान, उपदेश, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, व्यक्तिगत सामंजस्य, कौशल, अभिग्रहण। इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही है, अधिगम के अर्थ को बता रहा है। तो अधिगम को अंग्रेजी में लर्निंग कहते हैं, इस चीज़ को आप सभी लोग जानते हैं। लर्निंग यानी कि सीखना, इसका एक सिंपल अर्थ सीखना भी है। तो ज्ञान, उपदेश, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, व्यक्तिगत सामंजस्य, कौशल, अभिग्रहण। इसमें सबसे जो दूसरा ऑप्शन है वो सबसे उपयुक्त अर्थ इसका है। अधिगम का अर्थ होता है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। ठीक है,
आपको यहाँ पे बताते चलें अधिगम की परिभाषा क्या है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अधिगम किसे कहते हैं? तो अधिगम की परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं, अभ्यास, प्रयास एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में आए अस्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यानी कि अभ्यास, प्रयास या प्रशिक्षण के द्वारा अगर व्यक्ति के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आ जाता है, उसका व्यवहार बदल जाता है, वो नई नई चीज़ों को सीख लेता है, तो उसी को अधिगम कहा जाता है। ये अधिगम की परिभाषा है। हम किसी भी चीज़ को लगातार अभ्यास के माध्यम से सीख सकते हैं, रियल एक्सपीरियंस के माध्यम से सीख सकते हैं, या फिर ट्रेंड होकर के यानी ट्रेनिंग लेकर के सीख सकते हैं। तो इन 3 प्रकार से हम सीखते हैं चीज़ों को और इसे ही अधिगम कहते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा ज्ञान क्षेत्र शारीरिक कौशल से संबंधित है? ये एक बार फिर से ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का सवाल आ गया यहाँ पे, और पिछले क्लास में हम लोगों ने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था, एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को समझ लिया था। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से एक बार फिर से सवाल है यहाँ पे, और यहाँ पे बताना कि ज्ञान, कौन सा ज्ञान क्षेत्र शारीरिक कौशल से संबंधित है, यानी कि जो हमारा मोटर स्किल है उससे संबंधित है। संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, मनोचालात्मक क्षेत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि नाम में स्पष्ट है, साइकोमोटर डोमेन ये शारीरिक कौशल से संबंधित है। इसी के अंतर्गत हम स्थूल गति कौशल, सूक्ष्म गति कौशल को पूरा करते हैं। तो ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से जुड़ा हुआ सवाल था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से शिक्षण की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? शिक्षण की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए, टू एवेल्युएट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? वार्षिक परीक्षा परिणाम है ना, वार्षिक परीक्षा का जो परिणाम आया उसके द्वारा, छात्रों की उपस्थिति से, तीसरा है कक्षा में छात्रों की पारस्परिक विचार विमर्श की गुणवत्ता की जांच, और चौथा है कि कक्षा में छात्रों की चुप्पी, एकदम साइलेंस बच्चा है, तो वहाँ पे ये 4 में से कौन सा सबसे उपयुक्त विधि है? चलिए इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। शिक्षण की गुणवत्ता का आकलन हम कैसे करेंगे? वार्षिक परीक्षा परिणाम के द्वारा भी की जाती है, लेकिन ये सबसे उपयुक्त विधि नहीं है। छात्रों की उपस्थिति भी उपयुक्त विधि नहीं है। तीसरा ऑप्शन सही है कि कक्षा में छात्रों की पारस्परिक विचार विमर्श की गुणवत्ता की जांच। अगर क्लास में जो बच्चे हैं वो आपस में किस प्रकार से टॉक करते हैं, किस प्रकार से बातचीत उनका होता है, उनके बातचीत का लेवल क्या है, वो किस प्रकार से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी बातचीत के दौरान, ये सही विधि है। चलिए अब बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। शिक्षा के 4 स्तंभ किसके द्वारा निर्धारित किए गए हैं? और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और यह सवाल बीपीएससी में बिल्कुल 100% गारंटी के साथ आ सकता है। और आपको बताना है कि शिक्षा के 4 स्तंभ किसके द्वारा निर्धारित किए गए हैं? यूनिसेफ, यूनेस्को, एनसीईआरटी, एससीईआरटी बिहार। ये 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि सही ऑप्शन यूनेस्को है। और अब आइए इसके बारे में पूरा डिटेल से चीज़ों को समझ लेते हैं। ठीक है, तो शिक्षा के 4 जो लक्ष्य या कहें कि पिलर ऑफ एजुकेशन सिस्टम, ये यूनेस्को ने दिए। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को। इसके द्वारा सहस्रावधि की शिक्षा के लक्ष्य को निर्धारित करने हेतु, सहस्रावधि मतलब 1000 साल की शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया गया इसके द्वारा, और वहाँ पे इस लक्ष्य को निर्धारित करने हेतु गठित डेलर्स आयोग के रिपोर्ट, इस जो कमीशन, जो कमेटी तैयार की गई थी उसके जो अध्यक्ष थे वो डेलर्स थे, और इन्हीं के नाम पे के ऊपर इस आयोग का नाम डेलर्स आयोग पड़ा। तो इनका जो रिपोर्ट सबमिट किया गया वहाँ पे, उस रिपोर्ट का नाम था द 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन। द 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के 4 स्तंभ। ठीक है, लर्निंग, द ट्रेजर विदिन, द ट्रेजर विदिन, इस चीज़ को याद रखेंगे। ये रिपोर्ट का नाम था। डेलर्स आयोग ने इस रिपोर्ट को सबमिट किया था 1996 ईस्वी में। कब? 1996 ईस्वी में, 1996 को। द 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन, लर्निंग, द ट्रेजर विदिन, 1996 ये
रिपोर्ट सबमिट किया गया डेलस आयोग के द्वारा यूनेस्को के अंदर। यूनेस्को अर्थात यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे शिक्षा के जो 4 लक्ष्य बताए गए वो कौन कौन से हैं? लर्निंग टू नो, जानने के लिए सीखना, यानी कि यह संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित है, हमारे मानसिक विकास से संबंधित है। दूसरा है लर्निंग टू डू, कार्य करने के लिए सीखना, ये कौशल विकास से संबंधित है, स्किल डेवलपमेंट से संबंधित है। बहुत प्रकार के जो स्किल्स होते हैं जैसे डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, आपका ITI IIT जो संस्थाएं हैं वो इसीलिए स्थापित की गई हैं कि यहाँ पे बच्चों का स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा ताकि वो समाज के लिए जो प्रैक्टिकल वर्क्स हैं वहाँ पे काम कर सकें। लर्निंग टू लिव टुगेदर, ये तीसरा लक्ष्य निर्धारित किया गया। लर्निंग टू लिव टुगेदर यानी कि साथ रहने के लिए, साथ रहने या सहजीविता के लिए सीखना। हमारा जो सीखने का लक्ष्य होना चाहिए वो लर्निंग टू लिव टुगेदर होना चाहिए। उसमें एक रूपता की भावना होनी चाहिए, विविधता में एकता की भावना को लेकर के ही हम सीखने के लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए हमें। तो ये भावात्मक विकास के लिए है। अफेक्टिव डोमेन, आप लोगों को याद होगा अफेक्टिव डोमेन है ना, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में। और चौथा है लर्निंग टू बी, अपना अस्तित्व समझने के लिए, लर्निंग टू बी, ठीक है, होने या आत्मबोध के लिए सीखना, अपने आप को एग्जिस्टेंस में रखने के लिए सीखना, आत्मिक विकास इसको कहते हैं, यानी कि हम इसमें मेडिटेशन को शामिल करते हैं। तो ये 4 लक्ष्य निर्धारित किए गए यूनेस्को के द्वारा। इनको 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन कहते हैं, याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये और एग्ज़ाम में तो निश्चित रूप से आएगा ही। तो इस प्रकार से आज के इस क्लास में हम लोगों ने इतने सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को, इतने सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि आप सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। हमारे क्लासेस इसी तरह से यूट्यूब चैनल के ऊपर आते रहेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क क्लास के लिए नहीं लिया जा रहा है। और यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से शेयर करेंगे और जितना ज़्यादा लाइक करेंगे हमारा मोटिवेशन उतना ज़्यादा बढ़ेगा और हम आगे भी क्लासेस लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।